हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 16 से लेकर 19 अप्रैल के न्यूज़ से हम देखते हैं। तो पहला है जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि 16 अप्रैल को हुआ था और चिट्टूर शंकरन नायर जी सर है ये। तो इसके बारे में क्या है हम देखेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे इंडिया में कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, वो हम देखेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब क्या, वो पूरा इसके ऊपर आर्टिकल रहेगा। ये 19 अप्रैल तक है, ठीक है। एक एक आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा इतना कुछ था नहीं। तो पहला है हमारा सबसे डेंजर इंसिडेंट हुआ है 16 अप्रैल को, जो कि है जलियांवाला बाग मैसेकर। चित्तूर शंकरन नायर, इनके बारे में भी हम देखेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया है जो भी विक्टिम्स थे जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। और सर चित्तूर शंकरन नायर हु लीगली चैलेंज ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडी। तो इन्होंने ये जो क्या बोले, ये जो सर थे चित्तूर शंकरन नायर जी, तो उन्होंने लीगली चैलेंज किया कि ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये ट्रेजेडी के पीछे। पर अभी आपको पता है क्या क्या हुआ था इसके रिगार्डिंग, फिर भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो पहले आया था रॉलेट एक्ट, मतलब इसके पहले होने के पहले। तो ये रिप्रेसिव एक्ट था, मतलब किसी को भी पकड़ा जा सकता था विदाउट ट्रायल। और एक सिडिशन कमेटी थी सर सिडनी रॉलेट की, तो इन्होंने ये सिडिशन कमेटी ने ये एक्ट लेके आए थे। और उसके बाद इन्होंने अरेस्ट किया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो उसके वजह से जो है अनरेस्ट, काफ़ी अनरेस्ट होने लग गया लोगों में, और मार्शल लॉ भी इम्पोज हो गया था पंजाब में। उसके लिए एम्पावर किया गया डायर को। देखो, मार्शल लॉ कब इम्पोज करते हैं, जब बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, तब मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है, ताकि जो मिलिट्री के पास पूरी पावर होती है, मिलिट्री बोलो पुलिस बोलो, तो पुलिस के ऊपर भी रहता है मार्शल लॉ। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहता है, पर पुलिस भी इसमें रह सकती है। तो इनके पास ऐसे ऑर्डर्स थे कि आप कुछ भी बोलोगे ना, मेजर जो भी रहेंगे तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इवन आप वारंट कर सकते, पहले तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम आसपा की तरह ही था, ठीक है। फिर बाद में हुआ जलियांवाला बाग 13 अप्रैल, 16 अप्रैल को नहीं हुआ, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी, ठीक है। बैसाखी दिन था और लोकेशन था अमृतसर पंजाब, गोल्डन टेम्पल के नज़दीक था। हज़ारों की तादाद में लोग आ गए थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा भी नहीं था कि कोई हथियार लेके आया था। और ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, कि ऐसा कैसे आप कर सकते हो, किसी को भी डिटेन कैसे कर सकते हो बिना ट्रायल के। तो ब्रिगेडियर थे जनरल रे डायर, तो उन्होंने ऑर्डर किया ट्रूप्स को कि भाई मेनली गुरखास ही थे उसमें भी, तो उन्होंने फायर किया बिना वार्निंग के। और एक ही एग्जिट था उसमें, एक ही छोटा सा दरवाजा था, वरना ये टैंक भी लेके आने वाले थे अंदर। तो टैंक और ये ऊपर ये भी था, ये अभी एक नए मूवी भी आने वाली है तो उसके ऊपर ही है। तो हज़ारों से भी ज़्यादा तादाद में मारे गए थे लोग, बहुत डेंजर था ये। इवन एक वहाँ एक छोटा कुआं भी था, इसमें दिखाया रहेगा, वहाँ एक छोटा कुआं भी था, देखो यहाँ पर भी लोगों ने जाने का वही है। तो इसके बाद पूरा जो इंडियन फेथ था हमारा ब्रिटिश जस्टिस पर पूरी तरह ख़त्म हो गया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए भी एक ऊर्जा मिल गई कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। गांधी जी ने भी अपना जो टाइटल था कैसर हिंद वो भी दे दिया, टैगोर जी ने अपना नाइटहुड दे दिया। हंटर कमीशन बिठाई गई थी कि भाई जो भी डायर के एक्शन थे उसके ऊपर, पर उन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं दी, उल्टा उनको ये अवार्ड देने आया था। और कांग्रेस ने ऑन प्रोब लेड बाय मोदी कंडेम मैसेकर एंड मार्शल लॉ, तो सभी कांग्रेस मेंबर्स ने भी इसको कंडेम किया मैसेकर को, और ये मार्शल लॉ के अगेंस्ट भी। और उधम सिंह जी जो थे उन्होंने असोसिनेट किया माइकल ओडायर को, लेफ्टिनेंट जनरल थे तभी के, और उनको एग्जिट किया गया था। ये इसके ऊपर आगे आप मूवी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है ये। और क्या काम किया है विकी कौशल ने, तो एकदम हूबहू किया है। और इनको एग्जीक्यूट किया गया था 1940 में, ठीक है। अभी रोलर एक्ट क्या था, नाम में ये था सर्विलेंस और सप्रेशन ऑफ डिसेंट। कोई ट्रायल नहीं, कोई अपील नहीं, कोई लीगल एड नहीं, 3 जज पैनल रहेगा, सीक्रेट ट्रायल्स रहेगी और सस्पेंडेड हाबियस कॉर्पस। तो ऐसा कुछ हाबियस कॉर्पस का कुछ था ही नहीं, और प्रिवेंटिव डिटेंशन ही अलाउ किया गया था। अभी सर चिट्टूर शंकरन नायर जी के बारे में हम देखते हैं। 1857 के बॉर्न है, केरला में, नेशनलिस्ट थे, जज थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। यंगेस्ट आईएनसी प्रेसिडेंट हो चुके हैं ये 1897 में। मद्रास हाईकोर्ट के जज है, प्रोग्रेसिव रूलिंग्स किए इन्होंने इंटरफेथ मैरिजेस के रिगार्डिंग। ये पार्ट भी रह चुके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और रेजिग्नेशन दे दिया जैसे ही ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। और गांधी जी और रोड गांधी एंड एनआरकी ब्लेमिंग ओ डायर सुड इन यूके, रिफ्यूज टू अपॉलोजाइज डिस्पाइट ज्यूरी रूलिंग अगेंस्ट हिम, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इन्होंने अपोलॉजीज करने से भी मना कर दिया कि भाई हम जूरी के अगेंस्ट इन्होंने गए थे ना पूरा, मतलब ये जो भी थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट पूरी तरह ये कर रहे थे, पर इनको बोला गया था कि भाई आप माफ़ी मांगो, पर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस दिखा दिया इन्होंने।
अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था रोलर डेट का, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, अब ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। फिर हम आते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे इंडिया में कैसा है। तो इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाईलाइट किया है कि जो भी कंसर्न्स है हमारे लिमिटेड इनोवेशन की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स में, तो एक शिफ्ट होना चाहिए लोटेक से हाईटेक सेक्टर्स में, जैसे सेमीकंडक्टर्स और मशीन लर्निंग। लोटेक जैसे ग्रोसरी डिलीवरी वगैरह, इस पर ही नहीं फोकस करना चाहिए भाई। आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, 5 मिनट मिल रहे, तो उस पर ही फोकस करते बैठेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी चैलेंजेस क्या है देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है हमारे इधर। एक तो अनरिलायबल इंटरनेट है, पावर है, लॉजिस्टिक्स हमारा टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ही है, उसमें तो कम ही है। टायर 2 और टायर 3 में तो है ही नहीं, और टायर 1 में बहुत ज़्यादा है। और कंज्यूमर फोकस्ड मॉडल्स कर रही है, मतलब मोस्ट जो स्टार्टअप्स है फोकस कर रही है D2C, डायरेक्ट कंज्यूमर को देने के लिए, जैसे डिलीवरी ऐप्स हो गए। कोई डीप टेक जैसे सेमीकंडक्टर्स या फिर एआई पर ज़्यादा हम फोकस ही नहीं कर रहे। अभी लोगों की डिमांड है इसलिए इस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्या? तो ऐसा करना तो चाहिए, पर ज़्यादा उस पर ही ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा प्रेफरेंस भी उधर ही देने लग गए ये। और लिमिटेड डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल, जैसे कुछ कुछ जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े से रिस्क नहीं उठाने वाले, मतलब जो वो प्रेफर करेंगे ई कॉमर्स हाई कैपिटल से ज़्यादा, हाई कैपिटल ईवी से ज़्यादा, या फिर रोबोटिक्स से ज़्यादा। मतलब जो मेजर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और जो छोटे मोटे उस पर नहीं करेंगे ये, मतलब जो रिस्क उठाने वाले इन्वेस्टर्स नहीं है इसमें, उनको ऐसा सेफ खेलना है। फंडिंग भी स्लो डाउन हो गई है, 2024 से 25% जो है डिप मिलने गया है सीड फंडिंग, और 18% फॉल हुआ है D2C फंडिंग में भी। R&D भी बहुत कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो स्पेंडिंग हो रहा है हमारा, 0.64% ही GDP का हम बस R&D पर रिसर्च इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एग्जिट चैलेंजेस में भी प्रॉब्लम है, मतलब कोई अगर अंडर परफॉर्मिंग IPOs भी आ रहे हैं, पोर इन्वेस्टर रिटर्न्स भी है, लिमिटेड एग्जिट एवेन्यूज है। अगर कोई इन्वेस्टर कर भी देता है तो उसको निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। इसको चक्रव्यूह चैलेंज भी बोला गया था, पर ये अलग कंटेक्स्ट में था, पर इधर भी आप लगा सकते हो चक्रव्यूह चैलेंज। एक बार अंदर तो आ सकते हो, पर निकलना बहुत मुश्किल है। अभी क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए बूस्ट करने के लिए स्टार्टअप इनोवेशन? तो एकेडमी या इंडस्ट्री लिंकेज है। देखो, प्रॉब्लम इधर से शुरुआत होती है, जो हमारा एकेडमिक्स है और जो हमारी इंडस्ट्री है, जो अभी का जो इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट्स है और जो हमें पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये कोलैबोरेशन होना चाहिए कि भाई आपके जो इंडस्ट्री की जो अभी की डिमांड्स है उसके हिसाब से आपको जो पैटर्न है उसके हिसाब से सिखाना चाहिए। आप इसरो, DRDO, IIT बूस्ट करने चाहिए डीप टेक रिसर्च को। इनोवेशन स्केलिंग होना चाहिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रमोट करने चाहिए, जैसे जोहो, अग्निकुल ग्लोबल रिकग्निशन के लिए। ग्रीन इनोवेशन होना चाहिए मिशन लाइफ की तरह। फिर टैलेंट पूल फोकस करना चाहिए AI, मशीन लर्निंग, डाटा स्किल्स पर। यूनिफाइड कंप्लायंस पोर्टल, एक पोर्टल होना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ का मतलब रेगुलेटरी क्लियरेंस होने चाहिए। और कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो। इंडिया का एक स्टार्टअप इकोसिस्टम थ्राइव हो रहा है, पर इसके साथ इवॉल्व भी होना चाहिए सर्विस बेस्ड टू एन इनोवेशन ड्राइवन। अभी हम तो सर्विस बेस्ड है, पर उसके साथ साथ हमें इनोवेशन ड्राइवन मॉडल भी करना चाहिए। सपोर्टिव रेगुलेटरी एंड फंडिंग एनवायरमेंट अलॉन्ग विद डीप टेक कोलैबोरेशन विल हेल्प इंडिया अनलॉक इट्स फुल एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। इसका आंसर जो है टेलीग्राम चैनल पर हमने दे दिया है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया। अभी इथेनॉल होता क्या है? देखो, ये हमारा गन्ना है, गन्ना को फर्मेंट किया, प्यूरिफाई किया, इसका इथेनॉल बनाया। इथेनॉल में हमने फ्यूल डाला। अभी कौन सा फ्यूल है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो कितना % फ्यूल डाल रहे हैं हम और कितना % इथेनॉल है, तो उसको ही ब्लेंड किया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके हम फ्यूल स्टेशन में लगाते हैं। अभी न्यूज़ में किया तो अराउंड 35 लाख टन जो शुगर है वो डाइवर्ट किया गया है इथेनॉल के लिए 2024-25 में। और अप फ्रॉम 21 लाख टन, मतलब पहले 21 था, अभी डायरेक्ट सीधा 35 लाख टन हो गया है। ठीक है, तो इंडिया का पुश है बायोफ्यूल्स और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की, जो कि अच्छी बात है। अभी इथेनॉल होता क्या है? तो ये रिन्यूएबल बायोफ्यूल है, C2H5OH इथेनॉल नाम में, अगर आप पता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। CH3CH2OH है। ये डिराइव होता है हमारा मेजरली तो शुगर केन, मेज और राइस। मतलब ऐसा नहीं कि बस शुगर केन से आता है, मेजर तो शुगर केन है, पर बाकी मेज और राइस भी है। अभी अलग अलग टाइप्स है इसका प्रोडक्शन के। फर्मेंट किया जाता है शुगर रिच क्रॉप्स को, इथेलिन हाइड्रेशन किया जाता है पेट्रोकेमिकल रूट। प्रॉपर्टीज क्या क्लियर रहता है, ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, फ्लेमेबल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.5 डिग्री सेल्सियस है। और मेल्टिंग पॉइंट देखो, जल्दी पिघलता भी नहीं है, माइनस पिघलने के लिए इसको बहुत माइनस में रखना पड़ेगा। और ये सॉल्युबल है वाटर में, हाई ऑक्टेन नंबर है। ब्लेंड मतलब क्या, 10 इथेनॉल जो है 10%, 20% या 85% तक हम ब्लेंड कर सकते हैं। मतलब 10% इथेनॉल, 90% फ्यूल अपना पेट्रोल, 20% इथेनॉल, 80% फ्यूल, 85% इथेनॉल, 15% फ्यूल। मतलब धीरे धीरे हम जितना आगे जाएंगे, इवन 100 का भी प्लान चल रहा है अभी, कि पूरी तरह से हम 100 ही करें। पर अभी तक वैसे इंजन्स हमारे है नहीं उतना सपोर्ट करने के लिए, वो भी जल्दी बनेंगे। इसका यूज़ अगर देखें तो फ्यूल की तरह हो सकता है, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह कर सकते हैं, फार्मा में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में भी यूज़ होता है। हेल्थ और एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट की थोड़ा इरिटेशन कॉज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है CO2 और वाटर, और मीथेन भी बन सकता है बिना ऑक्सीजन के। ठीक है,
अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे इंडिया में कैसा है, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम आ गया है तो 2013 में, 18 में अमेंड किया 2022 को। नेशनल पॉलिसी आ गई बायोफ्यूल्स की, टारगेट क्या रखा 12 से, पहले 2022-23 में 12% था, फिर 14% हुआ, फिर 20% और लास्ट में एम किया है हमने 30% 2030 में। इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो 1 लाख करोड़ फॉरेक्स हमारा बच सकता है। हम रिप्लेस कर सकते हैं 181 LMT क्रूड ऑयल। LMT क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। रिड्यूस्ड 544 LMT CO2 एमिशन सॉरी। एथेनॉल कैपेसिटी की 1600 करोड़ लीटर की है, ठीक है। हमारा पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, अगर ये अच्छे से यूज किया तो हमारा पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है बहुत कम हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें इथेनॉल प्रोडक्शन में, तो फूड सिक्योरिटी रिस्क है। एक तो हमारे पास खाने के लिए प्रॉब्लम है, और आप फूड ही फ्यूल में डालने लगे तो एक डिफिकल्टी हो सकती है। लैंड यूज भी है, 7.1 मिलियन हेक्टर नीडेड चाहिए इसको इथेनॉल 20 के लिए, जो कि 3% GCA का है। आई गेस ग्रॉस क्रॉप GCA का भी देखना पड़ेगा। वाटर यूजेज की अगर बात की जाए 8 से 12 लीटर पर लीटर इथेनॉल के लिए लगता है, तो ग्राउंड वाटर स्ट्रेस भी आ सकता है। लिमिटेड एमिशन रिडक्शन है, पॉल्यूटिंग रेसिड्यूज लाइक एसिटल्डिहाइड, तो इसका भी इमिशन रिडक्शन हो सकता है पर लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैस भी है, हमारे पास लिमिटेड ब्लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल इंडिया में, और टेक्नोलॉजी लैक तो है ही। ये 1G इथेनॉल पर ही है हमारा, अभी स्लो 2G और 3G पर अडॉप्शन चल रहा है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, तो 3G इथेनॉल प्रमोशन करना चाहिए, जैसे माइक्रो एल्गी, सीवेज या फिर सी वाटर G1 योजना। ये क्या है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। लाइफ साइकिल असेसमेंट और एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी, कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स है उसको फीड में फिर फर्टिलाइजर में, मतलब उसको वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जो भी है उसको सर्कुलर में घूमना ही चाहिए, ठीक है। रीयूज कर सकते हैं वेस्ट वाटर इरीगेशन के लिए। अभी ये टारगेट का 30% ब्लेंडिंग प्रोग्राम इन इंडिया, व्हाट इज द टारगेट ईयर, कौन सा टारगेट ईयर है, 30% हमें करना है। और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आंसर आप लिख लीजिएगा, तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए फिर, जय हिंद।